नेक्स्ट टॉपिक स्टार्ट कर रहे हैं विच इज कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज। और ये टॉपिक आपका बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है। आपकी यूनिट का ऑलमोस्ट 50% पार्ट जो है वो इसी टॉपिक ने कवर किया होता है और इसमें से आपका पेपर में मतलब 2 से 3 क्वेश्चन तक भी कई बार देखने को मिल जाते हैं। तो ये यहाँ से पेपर में आना ही आना है क्वेश्चन। तो ये वाला टॉपिक आप बिल्कुल ध्यान से समझते हुए चलेंगे और बहुत ही इजी टॉपिक है ये आपका। देखना पूरा मतलब हम इसको कुछ पार्ट्स में करने वाले हैं, 4 पार्ट्स में करेंगे और ये मतलब प्रॉपर्टीज हैं आपकी 4 प्रॉपर्टीज हैं। उन चारों प्रॉपर्टीज को करेंगे 1 बाय 1। तो वो चारों प्रॉपर्टीज ही आपकी बहुत ही इजी और इंटरेस्टिंग रहेंगी आपके सामने। तो हम आज अपना टॉपिक स्टार्ट करते हैं कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज। तो कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज ऑफ डाइल्यूट सॉल्यूशंस की बात हम यहाँ पर कर रहे हैं। तो जो भी प्रॉपर्टीज हम किसी सॉल्यूशन की पढ़ने वाले हैं यहाँ पर कॉलिगेटिव का जिनको नाम देंगे, तो जो प्रॉपर्टीज हम पढ़ने वाले हैं किसी सॉल्यूशन की, तो यहाँ पर कंडीशन क्या रहेगी कि वो सॉल्यूशन डाइल्यूट सॉल्यूशन होना चाहिए। तो इसके लिए अब बात आती है कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज कौन सी होती हैं। तो कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज आपकी वो प्रॉपर्टीज हैं जो कि आपकी नंबर ऑफ मोल्स पर या नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स पर डिपेंड करती हैं। जो प्रॉपर्टीज नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स पर डिपेंड करती हैं वो आपकी कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज होती हैं। या फिर जो प्रॉपर्टीज आपकी डजंट डिपेंड अपॉन नेचर ऑफ सब्सटेंस, डिपेंड अपॉन नेचर ऑफ सब्सटेंस, मतलब सब्सटेंस के नेचर पर डिपेंड नहीं करती जो प्रॉपर्टीज हमारी, वो हमारी कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज होती है। और जो प्रॉपर्टीज नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स ऑफ सॉल्यूट कह लो यहाँ पर, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स ऑफ सॉल्यूट पर डिपेंड करती हैं। ये नंबर ऑफ मॉलिक्यूल ऑफ सॉल्यूट यहाँ पर स्पेसिफाई क्यों किया? अब ये प्रॉपर्टीज को फॉलो करने के लिए एक कंडीशन और मस्ट है आपकी कि जो सॉल्यूट है वो आपका नॉन वोलेटाइल होना चाहिए। सॉल्यूट जो है आपका नॉन वोलेटाइल होना चाहिए। तो इसका मतलब कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज कौन सी होती हैं कि जब कोई भी सॉल्यूशन फॉर्म किया जाता है तो उस सॉल्यूशन के अंदर अगर नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट ऐड किया जाए तो उस टाइम पे जो प्रॉपर्टी सिर्फ नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स पर डिपेंड करे, उसके नेचर पर डिपेंड ना करे, जो भी हमने सब्सटेंस लिया है उसके नेचर पर डिपेंड ना करे, सिर्फ उसके नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स पर डिपेंड करे, तो वो प्रॉपर्टीज हमारी होती है कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज। तो अब बात आती है कि यहाँ पर नंबर ऑफ मॉलिक्यूल का मतलब क्या? अब देखो सपोज करो मेरे पास 2 टाइप के सॉल्यूशन है, इसमें मैंने ए सॉल्यूट ऐड किया, इसमें मैंने बी सॉल्यूट ऐड किया। सॉल्यूट की बात कर रहे हैं, आपके सॉल्यूशन के अंदर 2 पार्ट होते हैं ना, एक सॉल्यूट एक आपका सॉल्वेंट। तो सॉल्वेंट और सॉल्यूट 2 पार्ट होते हैं, जो ज्यादा अमाउंट में होता है वो हमारा सॉल्वेंट और जो कम अमाउंट में होता है वो आपका सॉल्यूट। तो हम ये कह रहे हैं कि यहाँ पर हमने ए टाइप का सॉल्यूट ऐड किया और यहाँ पर अगर मैंने बी टाइप का सॉल्यूट ऐड किया, सॉल्यूट की बात कर रही हूँ, तो सॉल्यूट ऐड किया और अगर वो दोनों ही मेरे नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट्स हैं। अब क्वेश्चन इज कि नॉन वोलेटाइल कौन से होते हैं, पहले ये एक्सप्लेन कर देते हैं। नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट्स आपके वो होते हैं जो वेपराइज नहीं हो सकते, which cannot vaporize, जो वेपराइज नहीं हो सकते जो भी सब्सटेंस, वो हमारे होते हैं नॉन वोलेटाइल। और जो रूम टेम्परेचर पर वेपराइज हो जाते हैं वो आपकी किसकी कैटेगरी में आते हैं? वो वोलेटाइल की कैटेगरी में आते हैं। तो यहाँ अगर हम नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट की बात कर रहे हैं तो यहाँ पर ये जो मैंने दोनों सॉल्यूट्स ऐड किए हैं वो दोनों के दोनों अगर मेरे नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट्स हैं, बट यहाँ पर मैं कंडीशन लगा रही हूँ एक कि जितने नंबर ऑफ मॉलिक्यूल मैंने ए के डाले हैं, जितने नंबर ऑफ मोल्स मैंने ए के लिए हैं, उतने ही नंबर ऑफ मोल्स अगर मैंने बी के लिए, तो अगर उसमें से कोई भी प्रॉपर्टी सेम आ जाए, सेम कब आएगी? अगर वो नंबर ऑफ मोल्स पर डिपेंड कर रही है, तो नंबर ऑफ मोल्स तो दोनों के यहाँ पर सेम है। तो अगर नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट हमारे सेम है तो कुछ प्रॉपर्टीज ऐसी होती हैं कि नंबर ऑफ मोल्स सेम होने की वजह से उनकी वो प्रॉपर्टीज की वैल्यूज वो हमारी सेम आ जाती हैं। अब प्रॉपर्टीज का मतलब क्या है? एक हमारा टेम्परेचर एक प्रॉपर्टी है, प्रेशर किसी भी हमारे सिस्टम की एक प्रॉपर्टी है, मतलब किसी भी सब्सटेंस की। तो आप अगर टेम्परेचर नोट कर रहे हो तो आप उसकी एक प्रॉपर्टी नोट कर रहे हो। आप अगर किसी सब्सटेंस का प्रेशर मेजर कर रहे हो तो आप उसकी एक प्रॉपर्टी मेजर कर रहे हो। तो इसी टाइप से यहाँ पर ये बात करता है कि हमारी कुछ प्रॉपर्टीज ऐसी होती हैं जो कि अगर आपके नंबर ऑफ मॉलिक्यूल सेम हो जाते
प्रॉपर्टीज हमारी सेम होने लग जाएंगी, वो प्रॉपर्टीज हमारी कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज आती हैं, मतलब के नाम से जानी जाती हैं। तो अब कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज किनको बोला जाएगा, वो आपकी रहेंगी कि उसमें नॉन वोलेटाइल सॉल्यूशन बनाने के बाद जो भी हम सॉल्यूशन फॉर्म कर रहे हैं, एक मिनट, क्या कहा हमने, जो भी सॉल्यूशन फॉर्म होगा वो सॉल्यूशन नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट कंटेन करेगा, नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट कंटेन करेगा, और उसकी प्रॉपर्टीज कोई भी प्रॉपर्टी की बात कर लो, अभी बताऊंगी कौन सी प्रॉपर्टीज होती है वैसे, उसकी प्रॉपर्टीज जो है वो नंबर ऑफ मोल्स पर अगर डिपेंड कर रही है, नंबर ऑफ मोल्स पर अगर डिपेंड कर रही है, तो वो प्रॉपर्टी हमारी क्या होती है, कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी होंगी। कौन सी प्रॉपर्टीज होंगी, कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज होंगी। दोबारा सुनिए क्या कहा, किसी भी सॉल्यूशन में अगर नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट ऐड किया जाता है तो उसकी जो प्रॉपर्टीज सिर्फ नंबर ऑफ मोल्स पर डिपेंड करती है, वो प्रॉपर्टीज उसकी कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी होती है। बाकी की सारी प्रॉपर्टीज, जितनी भी आप और प्रॉपर्टीज की बात करोगे, वो प्रॉपर्टीज उसकी कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी के अंडर नहीं आएंगी। अब कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज के एग्जांपल्स की अगर हम बात करें, आपके 4 टाइप के एग्जांपल्स होते हैं, मतलब 4 टाइप की कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज होंगी, जो कि स्पेसिफिकली वो 4 ही टाइप की प्रॉपर्टीज होती हैं जो कि कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज के अंडर आएंगी। बाकी कोई भी प्रॉपर्टी जो है हमारी कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी के अंडर नहीं आती। तो वो 4 टाइप कौन कौन से हैं आपके, इन चारों टाइप्स को हम डिटेल में डिस्कस करेंगे, और वो चारों जो मैं कह रही थी ना पेपर पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है, तो ये चारों की चारों प्रॉपर्टीज सेपरेटली बहुत इंपॉर्टेंट है, हर एक मतलब प्रॉपर्टी आपकी। तो फर्स्ट प्रॉपर्टी आपकी रहती है रिलेटिव लॉवरिंग। फर्स्ट वन इज रिलेटिव लॉवरिंग of vapor pressure of solvent नेक्स्ट की अगर हम बात करें तो नेक्स्ट प्रॉपर्टी आपकी है एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट ऑफ सॉल्वेंट। नेक्स्ट वन इज थर्ड प्रॉपर्टी आपकी रहेगी डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ सॉल्वेंट। डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ सॉल्वेंट। एंड फोर्थ वन इज osmotic pressure of solution। तो ये आपकी 4 प्रॉपर्टीज हैं। फर्स्ट वन इज रिलेटिव लॉवरिंग इन वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्वेंट। Next one is elevation in boiling point of solvent, and next is depression in freezing point of solvent, and next one is osmotic pressure of solution। ये चारों प्रॉपर्टीज को हमने डिटेल में डिस्कस करना है, वन बाय वन स्टार्ट करेंगे। आज का टॉपिक हमारा रहेगा रिलेटिव लॉवरिंग इन वेपर प्रेशर। तो अभी तक हमने जनरल इंट्रोडक्शन देख लिया है कि जो भी हमारा कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी के अंडर जाएगा, मतलब जो भी हमने 4 टाइप की प्रॉपर्टीज देखी है, तो हम इनको कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज क्यों कह रहे हैं, क्योंकि हम इनके नंबर ऑफ, मतलब जो ये प्रॉपर्टीज हैं वो सॉल्यूट के नंबर ऑफ मोल्स पर डिपेंड करती है, उसके नेचर पर डिपेंड नहीं करती। मतलब अगर आपने ए और बी 2 टाइप के सॉल्यूट लिए, एक बार आपने सॉल्यूट ए डाला हमारे सॉल्यूशन में, एक बार अगर बी डाला है, तो अगर ए डिफरेंट है बी डिफरेंट है, बट अगर इनके नंबर ऑफ मोल्स अगर दोनों की सेम है, तो उसकी रिलेटिव लॉवरिंग इन वेपर प्रेशर भी हमारा सेम होगा, एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट भी सेम होगा, और डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट भी सेम होगा, और साथ ही साथ हमारा ऑस्मोटिक प्रेशर की वैल्यू जो है वो भी हमारी इनकी सेम आने वाली है। बट इसके अलावा भी हमारी 1-2 कंडीशंस रहती हैं कि जो भी हम सॉल्यूशन इस टाइप का मतलब बनाएं, तब जाकर हमारी रिलेटिव
फॉलोइंग या मतलब ये जो चारों प्रॉपर्टीज हैं वो सेम आएंगी। इसके अलावा कंडीशन एक हमारी सबसे इंपॉर्टेंट ये है कि सॉल्यूशन मेरा डाइल्यूट होना चाहिए, मतलब जो भी सॉल्यूशन हम ले रहे हैं या जो भी सॉल्यूशन हम बना रहे हैं वहां पर हमारा सॉल्यूशन डाइल्यूट होना चाहिए। डाइल्यूट वाला कंसेप्ट मैंने आपको स्टार्टिंग में ही बता दिया था कि सॉल्यूशन डाइल्यूट होना चाहिए। दूसरा, आपका जो भी सॉल्यूट लिया जाएगा वो नॉन इलेक्ट्रोलाइट होना चाहिए। कैसा होना चाहिए? सॉल्यूट जो है वो नॉन इलेक्ट्रोलिटिक होना चाहिए, नॉन इलेक्ट्रोलिटिक होना चाहिए। अब नॉन इलेक्ट्रोलिटिक का मतलब क्या होता है कि जो हमारा आयंस में डिसोसिएट नहीं हो सकता, आयंस में डिसोसिएट नहीं हो सकता, आयंस में अगर डिसोसिएट नहीं हो सकता तो वो हमारे कैसे सॉल्यूट मतलब कैसे सब्सटेंस होते हैं? नॉन इलेक्ट्रोलिटिक सब्सटेंस होते हैं। तो हमने जो भी एज अ सॉल्यूट कंसीडर करना है वो नॉन इलेक्ट्रोलिटिक होना चाहिए, आयंस में डिसोसिएट नहीं होना चाहिए। अब इसका रीजन क्या है कि अगर वो आपका इलेक्ट्रोलिटिक है, इन केस जो आपका सॉल्यूट है अगर वो इलेक्ट्रोलिटिक हो जाता है दैट मींस वो आयंस में डिसोसिएट हो सकता है, मतलब हमारे नंबर ऑफ आयंस वहां पर प्रोड्यूस हो जाएंगे। और अगर नंबर ऑफ आयंस वहां पर प्रोड्यूस हो गए तो नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स नंबर ऑफ मोल्स वहां पर इंक्रीज हो जाएंगे। और अगर नंबर ऑफ मोल्स इंक्रीज हो गए फिर तो हमारी कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी वेरी कर जाएंगी, मतलब हमारा क्योंकि कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी पूरी तरह से डिपेंडेंसी किस पे है? नंबर ऑफ मोल्स पर। तो अगर नंबर ऑफ मोल्स बढ़ेंगे तो हमारा जो मतलब ये टर्म्स आने वाली है चारों के चारों टर्म्स वो नॉर्मल वैल्यू हमें नहीं देंगी, वो अब नॉर्मल वैल्यूज देंगी। ये भी हम लास्ट में पढ़ेंगे कि अब नॉर्मल मतलब अब नॉर्मेलिटी कैसे आती है कि किसी अगर आपने इलेक्ट्रोलिटिक सॉल्यूट को डिसॉल्व कर दिया किसी भी सॉल्यूशन के अंदर, हालांकि एक कंडीशन तो है कि वो नॉन वोलेटाइल होना चाहिए, ये वाली तो हमारी कंडीशन फिक्स है, ये तो हमने स्टार्टिंग में लगा दी। बट सॉल्यूट नॉन इलेक्ट्रोलिटिक और नॉन वोलेटाइल दोनों होने चाहिए, नॉन इलेक्ट्रोलिटिक और नॉन वोलेटाइल दोनों होने चाहिए। और साथ के साथ हमारा सॉल्यूशन जो है सॉल्यूशन वो डाइल्यूट होना चाहिए। सॉल्यूशन हमारा कैसा होना चाहिए? डाइल्यूट होना चाहिए। ये एक अलग कंडीशन हो जाएगी, इसमें एरो करके ये नहीं रिप्रेजेंट कर सकते। देखो सॉल्यूट नॉन इलेक्ट्रोलिटिक और सॉल्यूट नॉन वोलेटाइल नेचर का होना चाहिए। ये तो हमारी प्रॉपर्टीज हो गई, हमारे सॉल्यूट्स के लिए पर्टिकुलर सॉल्यूट के लिए कंडीशन हो गई। और साथ के साथ मेरा सॉल्यूशन डाइल्यूट होना चाहिए, तभी हमारी कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज एप्लीकेबल है, तभी हमारी कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज की वैल्यू सेम आएंगी या मतलब उसकी कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी की तरह कंसीडर हम उसको कर सकते हैं। अदरवाइज अगर मैंने नॉन वोलेटाइल ना लेकर वोलेटाइल लिया या मैंने नॉन इलेक्ट्रोलिटिक ना लेकर इलेक्ट्रोलिटिक लिया है तो वो हमारी कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज के अंडर नहीं आएंगी। तो अब हम वन बाय वन डिस्कस करना स्टार्ट करते हैं। तो फर्स्ट आज का टॉपिक हमारा क्या रहेगा? रिलेटिव लॉवरिंग इन वेपर प्रेशर। तो करते हैं स्टार्ट। हाँ जी, रिलेटिव लॉवरिंग इन वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्वेंट। रिलेटिव लॉवरिंग वर्ड आपका कहीं सुना सुना सा लग रहा है। हमने अभी रिसेंटली में क्या पढ़ा था इसको? कहीं पे बिल्कुल पढ़ा था आपने, ये रॉल्स लॉ हमने किया था ना। कौन सा लॉ? रॉल्स लॉ। रॉल्स लॉ आपका क्या एक्सप्लेन करता है? रॉल्स लॉ के अकॉर्डिंग देखो, याद करो रॉल्स लॉ ने क्या कंडीशंस लगाई थी वहां पर। रॉल्स लॉ एप्लीकेबल ही तभी था वहां पे जब मेरा सोल्यूट कैसा हो, नॉन वोलेटाइल सोल्यूट हो, और नॉन वोलेटाइल सोल्यूट को हम किसी सॉल्वेंट में ऐड कर रहे थे, तब उसके बेसिस पर रॉल्स ने अपनी स्टेटमेंट दी थी। और उन्होंने वहां पर किसके बारे में बात की थी? याद कीजिए, वेपर प्रेशर के बारे में बात की थी। हमने लास्ट थर्ड लेक्चर में हमने रॉल्स लॉ को डिस्कस किया था। वहां पर हमने इसको पूरा एक्सप्लेन किया था कि रॉल्स लॉ किस बारे में बात करता है। रॉल्स ने नॉन वोलेटाइल सोल्यूट लेकर एक सॉल्यूशन प्रिपेयर किया था और उसके बाद उन्होंने वेपर प्रेशर के फॉर्म में किस तरह से रिलेट किया था। उन्होंने कहा था कि वेपर प्रेशर नॉन वोलेटाइल सोल्यूट ऐड करने की वजह से वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्वेंट जो है वो डिक्रीज करने लग जाता है। अब देखो यहाँ पर मैं वो पूरा सारा एक्सप्लेन नहीं करने वाली हूँ कंसेप्ट, उसके लिए आपको रॉल्स लॉ ही देखना पड़ेगा, वहां से समझ लेना। बट यहाँ पर हम एक बेसिक
डिवाइडेड बाय N1 प्लस N2 और यहाँ पर N2 बाय N1 प्लस N2 किसके इक्वल होता है आपका X2 के इक्वल होगा। और इनमें ये सारी टर्म्स हमारी क्या थी, P नोट मेरा क्या था, वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्वेंट, वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्वेंट इन प्योर स्टेट, और पीएस क्या था, पीएस हमारा वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन था। क्या था हमारा, वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन। और N2 यहां पर क्या था, N2 हमारे नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट को रिप्रेजेंट कर रहा था, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट को। और N1 आपका किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्वेंट, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्वेंट को रिप्रेजेंट कर रहा है। तो देखिए बेसिकली क्या कहा था रोल्स लॉ ने कि जब भी किसी नॉन वोलेटाइल सोल्यूट को, जो कि मैं आपको एक्सप्लेन कर चुकी हूँ कि नॉन वोलेटाइल क्या होते हैं, नॉन वोलेटाइल का मतलब है कि वो रूम टेम्परेचर पर वेपराइज होने की टेंडेंसी नहीं रखते हैं, या फिर जो सब्सटेंस हमारे वेपराइज नहीं हो सकते वो हमारे कैसे होते हैं, नॉन वोलेटाइल सब्सटेंस होते हैं। तो जब भी किसी नॉन वोलेटाइल सब्सटेंस को किसी सॉल्वेंट में ऐड किया जाता है तो सॉल्वेंट का वेपर प्रेशर जो है वो कम हो जाता है एज कंपेयर टू अगर उसी सॉल्वेंट को हम प्योर स्टेट में लें। मतलब क्या कि अगर मान लो मेरे पास कोई ए टाइप का सॉल्वेंट है, उस सॉल्वेंट को मैं वेपर फॉर्म में अगर कन्वर्ट करती हूँ तो वो मेरा वेपर प्रेशर क्रिएट करेगा। जैसे ही हम किसी भी सब्सटेंस को हीट प्रोवाइड करते हैं वो वेपर फॉर्म में अगर कन्वर्ट होने लग जाता है, तो अगर वो वेपर फॉर्म में जा रहा है तो वो वेपर प्रेशर बनाएगा। तो वेपर प्रेशर ए का स्टार्टिंग में मान लो P नोट बना, कितना बना, P नोट। तो ये देखो हमने कहा वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्वेंट इन प्योर स्टेट। तो प्योर स्टेट में जब तक इसमें कोई सॉल्यूशन मिक्स, मतलब कोई सॉल्यूट मिक्स नहीं किया गया था, तो जब तक सॉल्यूट मिक्स नहीं हुआ था तो उसका वेपर प्रेशर P नोट था। बट जैसे ही मैंने कोई नॉन वोलेटाइल सोल्यूट जिसके की वेपर्स नहीं बन सकते, वो जैसे ही हमने ऐड किया तो ऐड करने के बाद मेरा वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन जो है वो कम मिला। मतलब क्या कि मैंने पहले सॉल्वेंट लिया, सॉल्वेंट का खुद का कोई वेपर प्रेशर बना, जो भी जितनी भी उसकी टेंडेंसी थी वेपर्स फॉर्म करने की, उसने वेपर्स बनाए और वेपर प्रेशर क्रिएट कर दिया। बट जैसे ही हमने उसमें नॉन वोलेटाइल सोल्यूट, बहुत कम अमाउंट में नॉन वोलेटाइल सोल्यूट ऐड किया, तो सोल्यूट खुद तो वेपराइज हो ही नहीं सकता, बट साथ के साथ वो ना तो खुद वेपराइज होगा और साथ के साथ जो सॉल्वेंट के वेपर्स बन रहे थे ना, जो भी सॉल्वेंट के पार्टिकल्स वेपरिंग फॉर्म में कन्वर्ट हो रहे थे, तो वो उनको भी सप्रेस कर देता है। तो एस्केपिंग टेंडेंसी को खत्म कर देता है। कौन सी टेंडेंसी को, एस्केपिंग टेंडेंसी, एस्केपिंग टेंडेंसी ऑफ सॉल्वेंट पार्टिकल, एस्केपिंग टेंडेंसी ऑफ सॉल्वेंट पार्टिकल डिक्रीज हो जाती है। कब, अगर मेरा पार्टिकल डिक्रीज हो जाती है, दोबारा सुनो, एस्केपिंग टेंडेंसी ऑफ सॉल्वेंट पार्टिकल डिक्रीज हो जाती है अगर मैं किसी भी सॉल्वेंट में कोई नॉन वोलेटाइल सोल्यूट ऐड करती हूँ, क्योंकि नॉन वोलेटाइल खुद भी वेपराइज नहीं हो सकता, पर जैसे ही उसके पार्टिकल सॉल्वेंट के कांटेक्ट में आएंगे वो सॉल्वेंट के पार्टिकल्स को भी वेपराइज नहीं होने देगा। ऐसा नहीं है कि वो बिल्कुल बंद कर देगा, मतलब उनको बिल्कुल ही वेपराइज नहीं होने देगा, बट उनकी एस्केपिंग टेंडेंसी का मतलब क्या है कि अपने सरफेस से बाहर जाना, एस्केप आउट होना ना, तो एस्केप आउट ही नहीं होने देता, मतलब उनकी एस्केपिंग टेंडेंसी को कम कर देगा और जिसकी वजह से वेपर्स कम बनने लग जाते हैं। तो इसका मतलब सॉल्यूशन जो फॉर्म हुआ है किसी सॉल्वेंट और नॉन वोलेटाइल सोल्यूट को ऐड करने के बाद, जो सॉल्यूशन बना है उसके वेपर प्रेशर, मतलब उस सॉल्यूशन के वेपर प्रेशर को हमने PS से रिप्रेजेंट किया। और P नॉट मेरा ग्रेटर है, P नॉट ग्रेटर है PS से। क्यों ग्रेटर है वो आप सभी को समझ आ ही गया होगा, क्योंकि ये प्योर स्टेट में था सॉल्वेंट, तभी ये वेपराइज होने की टेंडेंसी ज्यादा रखता था, पर ये PS जो है वहां पर सॉल्यूशन बन चुका है, नॉन वोलेटाइल सोल्यूट ऐड किया जा चुका है, तो जिसकी वजह से पार्टिकल की एस्केपिंग टेंडेंसी जो है वो कम हो चुकी है
है। एस्केपिंग टेंडेंसी अगर पार्टिकल्स की कम होगी, सरफेस से पार्टिकल ऊपर जाएंगे ही नहीं वेपरिंग फॉर्म में, तो वेपर ही नहीं बनेंगे, तो वेपर प्रेशर कहां से बनेगा? तो जिस वजह से वेपर कम बन रहे हैं वो कौन रीजन है? नॉन वोलेटाइल सोल्यूट। तो यहाँ पर पीएस क्या है आपका? वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन, जो कि हमारा कम वैल्यू रखेगा। और कम क्यों रख रहा है? क्योंकि वहां पर सोल्यूट ऐड किया जा चुका है विच इज नॉन वोलेटाइल। तो उसके बाद नेक्स्ट है आपका N2, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट, कि कितने नंबर ऑफ मोल्स आपने सोल्यूट के ऐड किए, डिवाइडेड बाय N1, जितने नंबर ऑफ मोल्स आपने सॉल्वेंट के लिए हुए हैं, ये प्लस N2 सेम ही है। अब देखो आपको पता है मोल फ्रैक्शन किसके इक्वल होता है? मोल फ्रैक्शन ऑफ एनी कंपोनेंट इज इक्वल टू नंबर ऑफ मोल्स ऑफ दैट कंपोनेंट डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ मोल्स ऑफ ऑल द कंपोनेंट। तो यहाँ पर N2 by N1 प्लस N2 था, तो यहाँ आप इसको किसके इक्वल लिख सकते हो? X2 के इक्वल लिख सकते हो। तो यहाँ वहां मतलब सॉरी, मैंने रॉल्स लॉ में एक्सप्लेन किया था आपको, इस फैक्टर को हम लॉवरिंग इन वेपर प्रेशर का नाम देते हैं। इस फैक्टर को हम लॉवरिंग इन वेपर प्रेशर का नाम देते हैं। क्यों? क्योंकि P नॉट मेरा ज्यादा वैल्यू था प्योर सॉल्वेंट का, सॉल्यूशन में जाने के बाद वेपर प्रेशर कम हुआ, और वो कितना कम हुआ? मतलब सॉल्वेंट को जब हमने सोल्यूट को जब हमने सॉल्वेंट में ऐड कर दिया, तो उसकी वजह से वहां पर वेपर प्रेशर कम हो गया। और कितना कम हुआ वो फैक्टर हम यहीं से तो पता करेंगे कि सॉल्वेंट पहले कितना बना रहा था, अब सोल्यूट ऐड करने के बाद वो कितना बना पा रहा है। तो ये हमें लॉवरिंग को रिप्रेजेंट करके देगा। तो ये वाला फैक्टर, सिर्फ हम न्यूमरेटर की बात कर रहे हैं, तो न्यूमरेटर जो है वो लॉवरिंग इन वेपर प्रेशर को बताता है। लॉवरिंग इन वेपर प्रेशर, लॉवरिंग इन वेपर प्रेशर को हमारा न्यूमरेटर वाला फैक्टर एक्सप्लेन करेगा। अब उसके बाद जब न्यूमरेटर वाले फैक्टर में जो कि लॉवरिंग इन वेपर प्रेशर को एक्सप्लेन कर रहा है, वो किससे लॉवरिंग में से? प्योर सॉल्वेंट से। सॉल्वेंट में कितना लॉवरिंग आई है वेपर प्रेशर बनने में, मतलब वेपर प्रेशर अब कितने कम बनने लग गए हैं, वो चीज हम यहाँ से कैलकुलेट कर लेंगे। डिवाइडेड बाय P नॉट है रेशो में, तो यहाँ पर अगर P नॉट है तो हम दैट मीन्स उस लॉवरिंग को रिलेट कर रहे हैं किससे? प्योर सॉल्वेंट से। तो प्योर सॉल्वेंट से आपके वेपर प्रेशर से अगर आप रिलेट कर रहे हो, तो ये आपकी हो जाएगी ओवरऑल जो हमारा कंप्लीट फैक्टर है। ये हमें पूरा क्या रिप्रेजेंट करके देता है? ये देगा हमें रिलेटिव लॉवरिंग इन वेपर प्रेशर। क्या फैक्टर एक्सप्लेन करेगा ये? रिलेटिव लॉवरिंग इन वेपर प्रेशर। रिलेटिव लॉवरिंग इन वेपर प्रेशर। तो रिलेटिव लॉवरिंग का मतलब क्या है कि लॉवरिंग कितनी हो रही है सॉल्वेंट के वेपर प्रेशर में, उसको अगर मैं सॉल्वेंट के प्योर सॉल्वेंट के वेपर प्रेशर से रिलेट कर देती हूं, तो वो मेरी रिलेटिव लॉवरिंग इन वेपर प्रेशर को कैलकुलेट करके देगा। अब यही बात कर रहे हो ना, रिलेटिव लॉवरिंग इन वेपर प्रेशर, ये चीज तो हम ऑलरेडी पढ़ चुके थे। तो अब ये हमारा फैक्टर किसके इक्वल था? N2 बाय N1 प्लस N2, और यही फैक्टर हमारा किसके इक्वल भी होता है? X2 के इक्वल भी होता है विच इज मोल फ्रैक्शन। तो रिलेटिव लॉवरिंग हमारी किसके इक्वल आई? मोल फ्रैक्शन ऑफ किसके? मोल फ्रैक्शन X2 से हम किसको रिप्रेजेंट करते हैं, मतलब 2 जो सफिक्स में लगाते हैं वो हम किसके लिए लगाते हैं? वो हमारा सॉल्यूट की रिप्रेजेंटेशन चल रही है। जब से हमने सॉल्यूशन स्टार्ट किया है, 1 से हम सॉल्वेंट को रिप्रेजेंट करते आए हैं। जैसे N1 है नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्वेंट को रिप्रेजेंट करता है, N2 अगर होगा तो नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट को रिप्रेजेंट करेगा। तो नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ कंपोनेंट हो रहे हैं ना, टोटल नंबर ऑफ मोल्स, तो ये हमारा X2 को रिप्रेजेंट करेगा, मतलब मोल फ्रैक्शन ऑफ सोल्यूट को रिप्रेजेंट कर रहा है। इसका मतलब क्या हुआ? रिलेटिव लॉवरिंग इन वेपर प्रेशर मेरी इक्वल किसके है? नंबर ऑफ मोल्स ऑफ मोल फ्रैक्शन ऑफ सोल्यूट के। तो इसका मतलब नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट पर डिपेंड करती है हमारी रिलेटिव लॉवरिंग इन वेपर प्रेशर। तो अगर ये हमारी नंबर ऑफ मोल्स पर डिपेंड करती है तो ये कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी है। तो अभी जो मैंने आपको स्टार्टिंग में एक्सप्लेन किया था कि कोई भी प्रॉपर्टी कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी कब होती है? जब वो नंबर ऑफ मोल्स पर डिपेंड करती है ऑफ सोल्यूट के। तो नंबर ऑफ मोल्स पर डिपेंड कर रही है ना सोल्यूट के, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट। यहाँ हालांकि टोटल नंबर ऑफ मोल्स भी है बट सोल्यूट के नंबर ऑफ मोल्स पर भी तो डिपेंड कर रही है ना। तो ये हमारा ये मतलब यहाँ से हमने एक चीज और प्रूफ कर दी, जो कि क्या प्रूफ कर रहे हैं कि जो रिलेटिव लॉवरिंग इन वेपर प्रेशर है वो नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट पर डिपेंड
डिपेंड करती है, और अगर वो नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट पर डिपेंड करती है तो ये एक कॉलीगेटिव प्रॉपर्टी है। तो यहाँ से हमने रिलेटिव लॉवरिंग इन वेपर प्रेशर को प्रूव कर दिया कि ये हमारी एक कॉलीगेटिव प्रॉपर्टी है। तो रिलेटिव लॉवरिंग सभी को समझ आना चाहिए कि रिलेटिव लॉवरिंग कहते हैं किसको है। रिलेटिव लॉवरिंग कहते हैं लॉवरिंग इन वेपर प्रेशर को रिलेट कर दो प्योर स्टेट के वेपर प्रेशर से, तो वो हमारी होगी रिलेटिव लॉवरिंग, और जो कि इक्वल आई है हमारे मोल फ्रैक्शन ऑफ सोल्यूट के। और मोल फ्रैक्शन ऑफ सोल्यूट में कहीं ना कहीं इन्वॉल्व है नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट, तो अगर इसमें इन्वॉल्व है तो ये हमारी कैसी प्रॉपर्टी है, कॉलीगेटिव प्रॉपर्टी है। तो यहाँ से आपका रिलेटिव लॉवरिंग इन वेपर प्रेशर जो है वो एक्सप्लेन होता है। और अभी फिर से आपको बोल रही हूँ, आपके मार्क्स पर डिपेंड करता है कि थ्योरी के पेपर देने वाले हो ना, तो थ्योरी पेपर में जितने मार्क्स का क्वेश्चन आया हुआ, सपोज आपके सामने रिलेटिव लॉवरिंग इन वेपर प्रेशर ही दिया है, तो अगर आपके सामने ज्यादा मार्क्स में अगर वो आपसे क्वेश्चन पूछ रहा है तो रोल्स लॉ वाला कंसेप्ट आप एक बार डाल दो उसमें, उसके बाद ये कहाँ से रिलेशन लिखी है आपने वो रिलेशन लिखो, तब जाके आपको मार्क्स मिलेंगे, अदरवाइज इसके कोई मार्क्स नहीं है। मैंने अब पूरा एक्सप्लेन इसलिए नहीं कराया क्योंकि रोल्स लॉ में पूरा कर चुके हैं हम, इसको दोबारा करने का कोई मतलब ही नहीं बनता। तो आप लोग वहां से देखना कि रोल्स लॉ आ रहा है, तब आप वहां से किस तरह से एक्सप्लेन करोगे, और रिलेटिव लॉवरिंग अगर उन्होंने पूछा है तो आप यहाँ से किस तरह से एक्सप्लेन करोगे, ये कंसेप्ट आपको क्लियर होना चाहिए। रोल्स लॉ आता है तब भी वही फैक्टर चलेगा। रोल्स लॉ की वैसे हालांकि फर्स्ट स्टेटमेंट थी जो वो हमारी मेन स्टेटमेंट रहती है, रोल्स लॉ की हेल्प से हमने रिलेटिव लॉवरिंग ऑफ वेपर प्रेशर जो है वो कैलकुलेट कर लिया है। तो ये आपका कंसेप्ट कहाँ से आता है ये सभी को पता होना चाहिए, कहाँ से, रोल्स लॉ से। अब इसमें एक और रिलेटिव लॉवरिंग में ही चलेगा वो भी। अब हम मॉलिक्यूलर मास अगर कैलकुलेट करना चाहें सॉल्यूट का, इसी में रहेगा ये रिलेटिव लॉवरिंग में ही। एक हमने देखो एक पॉइंट तो प्रूव कर दिया है रिलेटिव लॉवरिंग का, एक सेकेंड, देखो हमने रिलेटिव लॉवरिंग के लिए एक पॉइंट प्रूव कर दिया है। क्या प्रूव किया कि रिलेटिव लॉवरिंग in vapor pressure is a colligative property। कर दिया ना ये चीज हमने प्रूव, कैसे करा, क्योंकि रिलेटिव लॉवरिंग इन वेपर प्रेशर जो है वो हमारा मोल फ्रैक्शन ऑफ सोल्यूट पर डिपेंड कर रहा है, विच इज पी नॉट माइनस पी एस डिवाइडेड बाय पी नॉट, जो हमारा x2 के इक्वल था, और x2 हमारा किसके इक्वल होता है, n2 बाय n1 प्लस n2 के इक्वल अगर होता है तो इसका मतलब n2 क्या है, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट। तो कॉलीगेटिव प्रॉपर्टी उन्हीं को बोला जाता है जो नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट पर डिपेंड करते हैं, ना कि उसके नेचर पर। तो यहाँ तो नेचर की तो बात ही नहीं हुई, जो ये फैक्टर है रिलेटिव लॉवरिंग इन वेपर प्रेशर वो तो पूरी तरह से नंबर ऑफ मोल्स पर ही डिपेंड कर रहा है, तो इसका मतलब वो नेचर पर डिपेंड नहीं कर रहा है। अगर नेचर पर डिपेंड नहीं कर रहा है दैट मींस वो हमारा एक कॉलीगेटिव प्रॉपर्टी के अंदर आता है। अब सेकंड पॉइंट हम इसका प्रूफ करने लगे हैं, क्या चीज, मॉलिक्यूलर कैलकुलेशन ऑफ molecular mass of non-volatile solute with the help of relative lowering in vapor pressure। RLVP से रिप्रेजेंट कर रहे हैं किसको, रिलेटिव लॉवरिंग इन वेपर प्रेशर को। तो अब हम क्या करने वाले हैं, कैलकुलेशन करने वाले हैं मॉलिक्यूलर मास ऑफ नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट की, किसकी हेल्प से, रिलेटिव लॉवरिंग इन वेपर प्रेशर की हेल्प से। और आपने देखा P नॉट माइनस पी एस डिवाइडेड बाय P नॉट इज इक्वल टू N2 डिवाइडेड बाय N1 प्लस N2 के इक्वल है, इसी के इक्वल था ना। तो नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट प्लस नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्वेंट के इक्वल था। तो ये फैक्टर है, बट हमें यहाँ से कैलकुलेट क्या करना है, मॉलिक्यूलर मास ऑफ सोल्यूट को अगर मुझे कैलकुलेट करना है किसी नॉन वोलेटाइल सोल्यूट के, तो अब हम मॉलिक्यूलर मास कैसे कैलकुलेट करेंगे, उसके लिए बहुत इजी सा मेथड है। N1 जो है
बाय मॉलिक्यूलर मास, मॉलिक्यूलर मास ऑफ दैट कंपोनेंट। यहां सेपरेटली लिख देते हैं। देखो, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ एनी कंपोनेंट, यहां ना सॉल्यूट की बात कर रहे हैं ना सॉल्वेंट की, हम जनरल वे में बात कर रहे हैं। नंबर ऑफ मोल्स ऑफ एनी कंपोनेंट इज इक्वल टू वेट ऑफ दैट कंपोनेंट, वेट ऑफ दैट कंपोनेंट divided by molecular mass of that component, molecular mass of that component। तो अगर मैं नंबर ऑफ मोल्स को वेट डिवाइडेड बाय मॉलिक्यूलर मास से कैलकुलेट कर सकती हूँ, तो मेरा अगर N1 नंबर ऑफ मोल्स है तो उसके लिए मुझे ये N1 किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्वेंट को, तो इसके लिए मुझे वेट ऑफ सॉल्वेंट चाहिए, W1 से रिप्रेजेंट हमने किया, डिवाइडेड बाय मॉलिक्यूलर मास ऑफ दैट सॉल्वेंट चाहिए। क्या देखो, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्वेंट अगर मुझे कैलकुलेट करना है तो वेट ऑफ दैट कंपोनेंट, कितना वेट आपने उस कंपोनेंट का सॉल्यूशन फॉर्म करने के लिए लिया है, वो वेट डिवाइडेड बाय मॉलिक्यूलर मास, मॉलिक्यूलर मास तो आप कैलकुलेट कर ही सकते हो उस कंपोनेंट का, तो ये हमारा नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्वेंट को कैलकुलेट करने में। और इसी तरह से नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट अगर आपको कैलकुलेट करना है तो उसके लिए मुझे क्या क्या चाहिए, W2 डिवाइडेड बाय M2। W2 क्या है, वेट ऑफ कंपोनेंट, वेट ऑफ सोल्यूट, डिवाइडेड बाय M2 क्या है, मॉलिक्यूलर मास ऑफ दी सोल्यूट। तो ये वैल्यूज है हमारी N1 की और N2 की। इन N1 और N2 की वैल्यूज को अगर हम यहाँ पुट करते हैं तो इस इक्वेशन में देखिए क्या चेंज आएगा। देखिए, P नोट माइनस PS, यहां तो कोई चेंज नहीं आने वाला, डिवाइडेड बाय P नोट। यहां हमारे पास N2 है, N2 की वैल्यू क्या है, W2 डिवाइडेड बाय M2 डिवाइडेड बाय N1 प्लस N2। N1 किसके इक्वल है, W1 डिवाइडेड बाय M1 प्लस W2 डिवाइडेड बाय M2, इसके इक्वल आ गया। न्यूमरेटर में हमारा N2 था तो ये वैल्यू, डिनोमिनेटर में दोनों थे तो दोनों की वैल्यू का एडिशन। तो अब इसके बाद देखिए, क्या हम जो डिनोमिनेटर में N1 प्लस N2 है, जो N1 प्लस N2 आपको दिखाई दे रहा है, ये वाली वैल्यूज जो N1 प्लस N2 है, उसमें क्या हम N2 को नेग्लेक्ट कर सकते हैं, N2 को हम नेग्लेक्ट कर सकते हैं क्या? देखो, N2 जो है नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट है, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट के कितने नंबर ऑफ मोल्स सोल्यूट के ऐड किए गए हैं, प्लस में है साथ में सॉल्वेंट का। सॉल्वेंट हमारा बहुत ज्यादा अमाउंट में होता है एज कंपेयर टू सोल्यूट, तो यहाँ अगर इनके कंपैरिजन में इसका अमाउंट ज्यादा है तो इसके नंबर ऑफ मोल्स भी बहुत ज्यादा है। तो अगर दोनों एडिशन में है, दोनों फैक्टर्स अगर हमारे एडिशन में है तो उस टाइम पे नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट जो है वो ज्यादा फर्क नहीं डालते, हमारी एडिशन में ज्यादा डिफरेंस नहीं लेके आएंगे। तो इसकी वजह से हम N2 को नेग्लेक्ट कर सकते हैं एज कंपेयर टू N1। आप ये ध्यान रखना, ये एडिशन में या सब्ट्रैक्शन में नेग्लेक्ट कर सकते हो, अदरवाइज डिवीजन या मल्टीप्लिकेशन में आप इसको नेग्लेक्ट नहीं करोगे। तो यहाँ एडिशन है ना, तो एडिशन है तो हम इसमें N2 को अगर नेग्लेक्ट कर देते हैं तो यहाँ पर सिर्फ क्या बचेगा, N1 बचेगा। तो N1 अगर बच रहा है तो N2 बाय N1, तो यहाँ पर भी N2 बाय N1, दैट मीन्स ये वाले फैक्टर को मैं नेग्लेक्ट कर सकती हूँ। W2 बाय M2 डिवाइडेड बाय W1 बाय M1, तो ये फैक्टर हमने क्यों नेग्लेक्ट किया, ये सभी को समझ आया। हमने क्या किया है, कहा है जस्ट नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्वेंट है, ये हमारे नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट है। तो सोल्यूट के नंबर ऑफ मोल्स बहुत कम होते हैं एज कंपेयर टू सॉल्वेंट के, तो सॉल्वेंट के नंबर ऑफ मोल्स बहुत ज्यादा होते हैं। तो दोनों का अगर आप एडिशन कर रहे हो तो एडिशन और सब्ट्रैक्शन के केस में आप बहुत छोटे नंबर को नेग्लेक्ट कर सकते हो। तो नेग्लेक्ट करेंगे तो हमारे पास सिर्फ और सिर्फ N1 बचेगा डिनोमिनेटर में। तो अगर हमारे पास N1 बच रहा है सिर्फ, तो इसको हम इसी इक्वेशन को रीअरेंज करके लिख सकते हैं, P नोट माइनस PS डिवाइडेड बाय P नोट इज इक्वल टू W2 बाय M2 इंटू M1 बाय W1, या फिर आप इसको लिख सकते हो, इसी सिर्फ राइट हैंड साइड को लिख रही हूँ, W2 बाय W1
आपको एक्सप्लेन कर ही चुकी हूँ। ये हमारे मास ऑफ सोल्यूट डिवाइडेड बाय मास ऑफ वेट, मास कह लो या वेट कह लो, वेट ऑफ सोल्यूट डिवाइडेड बाय वेट ऑफ सॉल्वेंट, मास ऑफ मॉलिक्यूलर मास ऑफ सॉल्वेंट डिवाइडेड बाय मॉलिक्यूलर मास ऑफ सोल्यूट। तो अगर देखो हम सॉल्यूशन प्रिपेयर करने जा रहे हैं तो कितना मास W1 का ले रहे हैं, मतलब सॉल्वेंट का कितना मास हम सॉल्यूशन बनाने के लिए यूज कर रहे हैं, वो वैल्यू अगर मुझे पता है, कितना मास मैं सोल्यूट का ले रही हूँ सॉल्यूशन फॉर्म करने के लिए, वेट की बात हो रही है यहाँ पर, कितना वेट हम ले रहे हैं सोल्यूट का, तो वो भी हमें पता होगा। साथ ही साथ मेरा मॉलिक्यूलर मास ऑफ सॉल्वेंट भी अगर मुझे पता हो, और दोनों हमारे प्रेशर्स पता हो, वेपर प्रेशर का, प्योर स्टेट का वेपर प्रेशर भी पता हो, और मेरा सॉल्यूशन का वेपर प्रेशर भी अगर मुझे पता हो, तो क्या मैं वहां से मॉलिक्यूलर मास ऑफ सोल्यूट कैलकुलेट नहीं कर सकती? मॉलिक्यूलर मास ऑफ सोल्यूट, तो यही हमारा एक एप्लीकेशन था इसका, मतलब रिलेटिव लॉवरिंग इन वेपर प्रेशर का एक बहुत इंपॉर्टेंट एप्लीकेशन यही रहता है इसका, कि अगर आपके पास रिलेटिव लॉवरिंग इन वेपर प्रेशर की फॉर्म में रिलेशन है, तो वहां पर आपको वेपर प्रेशर ऑफ द सॉल्वेंट इन प्योर स्टेट और वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन, साथ ही साथ आपके दोनों वेट और मॉलिक्यूलर मास ऑफ सॉल्वेंट अगर आपको पता है, ये सभी फैक्टर्स अगर आपको पता है, तो वहां से आप नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट का मॉलिक्यूलर मास कैलकुलेट कर सकते हो। तो ये इसकी एक एप्लीकेशन रहेगी। बाकी अभी हमारा रिलेटिव लॉवरिंग इन वेपर प्रेशर जो है वो अभी कंप्लीट नहीं हुआ है, हम नेक्स्ट क्लास में इसको कंटिन्यू करेंगे। वहां पर हम एक थर्मोडायनामिक डेरिवेशन देखेंगे इसी रिलेशन को कैलकुलेट करने की, ये वाली नहीं, मतलब N2/N1 प्लस N2 की फॉर्म में जो हमने रिलेटिव लॉवरिंग इन वेपर प्रेशर के लिए रिलेशन लिखी है, उसके लिए हम एक थर्मोडायनामिक डेरिवेशन देखेंगे। हालांकि वो आपका इतना ज्यादा सिलेबस में तो नहीं आता, बट फिर भी वो हमारे लिए करना जरूरी है, क्योंकि कई बार वो क्वेश्चन पूछ लिया जाता है पेपर में। तो आपका यहाँ से हुआ, हमने आज मतलब क्या क्या किया, कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज का इंट्रोडक्शन, फिर उसके बाद हमने रिलेटिव लॉवरिंग इन वेपर प्रेशर को हमने कहाँ से जनरेट किया था, रोल्स लॉ की हेल्प से, वो चीज एक्सप्लेन की। फिर उसके बाद हमने रिलेटिव लॉवरिंग इन वेपर प्रेशर को एक कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी प्रूव कर दिया। नेक्स्ट हमने पॉइंट क्या किया कि रिलेटिव लॉवरिंग इन वेपर प्रेशर की हेल्प से हम मॉलिक्यूलर मास कैलकुलेट कर सकते हैं किसी भी नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट का, तो वो भी चीज हमने कैलकुलेट करके दिखा दी है। तो ये हमारे 3-4 पॉइंट्स आज के हो गए हैं, बाकी हम नेक्स्ट क्लास में करेंगे। आज के लिए इतना ही, थैंक यू।